Assalamualaikum. Good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan and cricket lovers के लिए तो अच्छी खबर है आज, और आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 जो होनी है ना सीरीज का पहला मैच हो रहा है, और टाइम भी बड़ा अच्छा है, दोपहर को 1 बजे। हाँ, वरना तो सुबह 4-5 बजे शुरू होना पड़ रहा था। सिलसिला शुरू हो जाएगा और अच्छी खबर इन्होंने कह दिया अभी आपको पता है थोड़ा रीसेंट है हमारे लिए, दोबारा से गैप के बाद ये क्रिकेट मैचेस अच्छी खबर बन के सामने आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल हमने ऐसी बातों से दिन नहीं स्टार्ट करना। लेकिन अदरवाइज तो हमें टेंशन भी बड़ी हुआ करती थी जिस तरह हमारा मैच हुआ करता था। टेंशन होती थी यस, और ऑब्वियसली मैचेस भी क्या जा रहे थे वो, लेकिन अभी अगर हमारा तसलसल एक अच्छा शुरू हो ही गया है तो उसको बार बार पॉइंट आउट करके नहीं, पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, अच्छी खबर है, उम्मीद हमें भरपूर है। एक तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ के साथ होता तो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सीरीज जीत जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि वनडे सीरीज जो है वो हमने ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है, और उसके करने के बाद पाकिस्तान टीम के हौसले जो हैं वो काफी बुलंद हैं और टीम पूरी फॉर्म में दिखाई दे रही है। और पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज बैटर्स पर दहशत तारी कर रखी है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी ये कह रहे हैं कि जी बहुत हल्का ले लिया शायद आपने पाकिस्तान को और उसके बाद आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा हुआ वैसे, हाँ ऐसा हुआ, लेकिन फर्स्ट 2 मैचेस में उनकी पूरी स्ट्रेंथ थी। फर्स्ट मैच में हमने कांटे का मुकाबला किया, मुकाबले की टक्कर दी, दूसरा तो हम जीत ही गए, फिर तीसरे में उनके कुछ प्लेयर्स पुल आउट किए थे उन्होंने। अब T20 सीरीज में भी ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का ये फेवरेट फॉर्मेट तस्वुर किया जाता है। लेकिन पहले मैच के हवाले से भी हम याद दिला दें कि याद है ना आपको कि हम पहुंचे और जी मैच खेलना शुरू कर दिया। फिर भी यू नो देयर वाज अ पॉइंट जब हम वो मैच निकालने की पोजीशन में आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया का ये पसंदीदा फॉर्मेट समझा जाता है T20, एंड तारीख में शायद पहली ही दफा होगा कि ऑस्ट्रेलिया को इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर कोई सीरीज में शिकस्त देगा। इंशाल्लाह हम ये कह रहे हैं इंशाल्लाह करो ना साथ, क्योंकि अभी तो पहला है, होगा अभी तो पहला नहीं खेला तो आगे भाग क्योंकि हम एक जीत के तसलसल को बरकरार रखते हुए आ रहे हैं। सो हमारी वो टेस्ट सीरीज हो या फिर हमारी वनडे सीरीज हो और अब T20 सीरीज, हमारा कॉन्फिडेंस फिंगर्स क्रॉस, बिल्कुल दुआएं करें और इंशाल्लाह। बाकी तो रिजवान 11 तो आपको पता है कि वो बिल्कुल ही बड़े अच्छे स्पिरिट्स में, ऑब्वियसली जब आप जीत रहे हो तो आपके स्पिरिट्स भी अच्छे होते हैं। और जैसे कि अब्दुल्ला ने मेंशन किया कि एडवांटेज हमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फुल स्ट्रेंथ में नहीं होगी और कई सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो नहीं खेल रहे। हम इसका रिबर्टल ये है कि हमारी भी नई सेटिंग है एक, आप समझ रही हैं, हमारा नया कप्तान है, हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इससे पहले मतलब उन्हें आप सीनियर तो नहीं कह सकते, फिर एट द सेम टाइम हमारे नए कॉम्बिनेशंस हैं, हमारी नए नंबर्स हैं। सो वो हम भी उस मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड एंड द बॉयज हैव परफॉर्म्ड वेल। रिजवान का क्या कहना है इस हवाले से, कितनी तैयारी है, क्या है, जरा ये देखते हैं। प्लेइंग 11 के बारे में बात हुई है, मगर सीक्रेट थोड़ा सा रखा हुआ है हमने, क्योंकि इसमें कुछ मेरे भी अपनी चीजें हैं कि ना बताने वाली चीजों शायद जब अगर डिसाइड हुआ ये कंफर्म है। और जहां तक ओपनिंग की बात है तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें बेस्ट जा रही है उसको बेस्ट रखा जाए, जो इम्प्रूव की तरफ जा रही है उसको इम्प्रूवमेंट में लाया जाए। तो ये कि कुछ चीजें डिस्कशन आपस में भी हमने करनी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा मशवरे के साथ चलूँ और जो चीजें हमारे पाकिस्तान के लिए बेस्ट हो उसको सामने लाया जाए, वो जैसे भी चीज जो चीजें भी हो। I like this secrets, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है और बता भी दिया कि हाँ जी सीक्रेट्स हैं, तो होंगी ना कुछ सीक्रेट्स। वैसे आपको पता है कि आप बस ये कह दें और चाहे आपने ना भी कुछ रखे हो तो जो दूसरी टीम है, जो मद्दे मुकाबिल टीम है, वो थोड़ा सा प्रेशर का दबाव महसूस करने लगती है। ये तो चले टीम है और इतने बड़े मैचेस हो रहे हैं, आप किसी को भी कह देंगे भाई आई हैव अ सीक्रेट या व्हाटएवर, तो अगला बंदा जरा यू नो आई माइट नॉट टेल यू, सो अगला बंदा उसी तजब्जुब में रहता है, परेशान रहता है, उसी सोच में रहता है कि क्या है ऐसा। तो हमने भी वो टैक्टिक प्ले किया और इंशाल्लाह दैट वुड वर्क फॉर अस। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और होंगे हमारे साथ कुछ देर में, लेकिन पहले हमारे साथ मौजूद हैं राशिद भाई। थैंक यू सो मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस। हम जरा अच्छे मूड में भी हैं क्योंकि हम एक अच्छे नोट पे दिन का भी आगाज करना चाहते हैं और हमें उम्मीद पूरी ये है कि हम मैच जीतेंगे और दिन का इख्तिताम भी अच्छे नोट पे होगा। हाँ बिल्कुल, तो आप बताएं कि क्या आप भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टीम की अपनी स्पिरिट्स अगर देखी जाए आफ्टर ऑल द विंस दैट दे हैव हैड, जो उन्होंने अपने आप को भी सरप्राइज कर दिया, मतलब दुनिया ही देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, तो ये सही इंग्रेडिएंट्स हैं इस वक्त टू गेट इनटू T20 सीरीज।
इस सीरीज में जो पॉजिटिव चीज है वो स्पिरिट है टीम की। जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ और ये लास्ट 2 ओडीआई जो जीते हैं पाकिस्तान, तो स्पिरिट बहुत हाई है। नो डाउट थोड़ी सी बेहतर आप टीम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की T20 फॉर्मेट में। वो अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ यंग प्लेयर भी उन्होंने डाले हैं, कुछ पुराने प्लेयर हैं जो T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। प्रेशर में होंगे वो बहुत ज्यादा, क्योंकि हारने की वजह से नहीं, क्योंकि आईपीएल का ऑप्शन है 24-25 को, जो कि हर कोई परफॉर्म करना चाहेगा। पाकिस्तान को तो मेहनत करते हैं यहाँ से कि वो तो आईपीएल खेलते नहीं, लेकिन वहां पे उनको परफॉर्म करना जरूरी है। वहां से उनकी सिलेक्शन होगी आईपीएल में, तो एक अंडर प्रेशर, क्योंकि हमारी अपनी ऑब्वियसली पीएसएल भी है। पीएसएल खेलते हैं ना। अच्छा राशिद भाई, हमारी तो पीएसएल है और खेलते नहीं है आईपीएल में। तो पाकिस्तान को एडवांटेज टीम स्पिरिट का और कुछ यंग प्लेयर आए हैं। पाकिस्तान को मौका मिला है कि हम अपने कुछ प्लेयर्स को हम ट्राई कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट को हम देख सकते हैं। सुफियान मुकीम है, रफात मिनहास है, फिर हम विकेट कीपिंग में देखते हैं या टॉप ऑर्डर में देखते हैं। हसीबुल्ला को चेक कर सकते हैं। साहबजादा फरहान ने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है। तो अब्बास आफरीदी डेथ ओवर अच्छे कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्यूचर के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर के लिए ट्राई करना, लेकिन एट द सेम टाइम ये सीरीज जीतना भी अहम है, क्योंकि राशिद भाई अगर ये रिजवान सीरीज निकाल गए तो एक तारीख रकम होगी पाकिस्तान की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तारीख ही होगी, क्योंकि उन्हें इस फॉर्मेट में उनके होम ग्राउंड्स पर कोई नहीं हरा सका आज तक। जी, पाकिस्तान ने शायद 4 सीरीज खेली हैं T20 आई की, और अभी तक कोई जीती नहीं है। 4 ओडीआई T20 खेले, शायद कोई जीता नहीं है। तो ये अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को कि यहाँ पे वो तारीख रकम करें, और बड़ा फर्क पड़ जाता है जीत से। यंग प्लेयर, लास्ट सीरीज जो हमने जीती, सारे तकरीबन यंग प्लेयर्स थे उसमें बैटिंग लाइनअप में। You're very right. यहाँ पे बहुत सारे हमारे नए प्लेयर हैं, नए और सीनियर भी साथ में। बाबर आजम मौजूद है यहाँ पे, जो हमारे कोर होती है। रिजवान मौजूद है, नसीम है, शाहीन है। बिल्कुल बैकबोन ही है राशिद भाई। बल्कि आपने बाबर का जिक्र भी कर दिया, तो क्या लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। क्या आज जो हमारा ओपनिंग पेयर होगा और T20 का ट्रेडिशनली जो हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, रिजवान और बाबर का ओपनिंग डुओ जो है, आज भी उसी तरह आपको लगता है जाएंगे और जाना चाहिए, या फिर अब चूंकि हमारे नए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो चेंज हो जाना चाहिए कुछ? ये जाएंगे तो दोनों ही ओपनर जाएंगे, लेकिन मेरी थोड़ी मंतक डिफरेंट है। क्योंकि अगर 2021 की बात करते हैं वर्ल्ड कप का, दोनों ने ओपन की, हम सेमीफाइनल खेले। 22 में भी दोनों ने ओपनिंग की और पाकिस्तान फाइनल खेला। क्रिटिसिज्म हो रहा था इनके ऊपर। 23 में हम बाहर हो गए जल्दी, अच्छा नहीं खेले। तो अब 26 का वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में होगा, तो होगा नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन अब हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक को, अभी इस सीरीज में तो नहीं, फ्यूचर में जिम्बाब्वे में दोनों नहीं होंगे, तो वहां से हमें ट्राई आउट करना है। साइम अयूब टीम में नहीं है T20 की, क्योंकि जब फॉर्म में आए तो वो टीम में नहीं है। तो एक आध ऐसा ओपनर हमें लेना है जो कि इन दोनों को मैच कर सके। फिर हमें फखर जमान का भी वेट करना पड़ेगा थोड़े दिन के बाद। तो हमें अब चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बिग इवेंट है, तकरीबन 18 महीने के बाद है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ी अपनी टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज चेंज करे। अच्छा, साइम की आप बात कर रहे थे, उमैर बिन यूसुफ हमारे पास हैं, जो डोमेस्टिक में जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो उमैर बिन यूसुफ तीनों फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर हैं, और जो 4 डे की क्रिकेट है या 1 डे या T20 कप है पाकिस्तान के, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है उन्होंने। वो भी एक ऐसे हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे में इन लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि रिजवान और बाबर नहीं होंगे तो टॉप ऑर्डर थोड़ा खाली होगी, तो वहां पे इन लोगों को चांस मिल सकता है। हाँ, तो ये रोटेशन वाली बात अच्छा, बोलर्स के लिए आप बताइए, मतलब हम उम्मीद तो ये करेंगे कि हम 2 T20 जीत जाएं, उसके बाद अपने जो प्रेशियस बॉलर्स हैं उनमें से किसी को ज़रा रेस्ट भी कराएं, रोटेशन भी रखें, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस जहां मैटर करती है, मानी रखती है, वहीं उनको आराम मिलना वक्तन फवक्तन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने एग्जर्ट करके माजी में देख लिया, मतलब शाहीन हैज़ रीगेन्ड इट्स क्राउन, लेकिन बीच में हमने देखा जब वो तवातुर के साथ परफॉर्म करे जा रहे थे, देन देयर वर इश्यूज एंड इट टेक्स अ टोल ऑन देम एज़ वेल। परफॉर्मेंस भी जीरो होती है और फिर इंजरीज भी होती हैं। हर एक की बॉडी चेंज होती है। जैसे नसीम शाह ज्यादा मैच खेलते हैं तो लगता है 3-4 मैच के बाद वो बैठ जाते हैं, तो उनको देखना चाहिए, मॉनिटर कर रहे होंगे इनका वर्कलोड। जो टीम है, डॉक्टर हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो वर्कलोड मैनेज कर रहे होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक फुल स्ट्रेंथ से जाना चाहिए पहला मैच, तो उसके बाद क्योंकि बैक टू बैक मैचेज हैं, एक दिन का गैप है, ट्रैवलिंग है, लंबी ट्रैवलिंग है इनकी, तो उसमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें आप अब्बास आफरीदी भी इनके पास मौजूद है, स्पिनर्स भी मौजूद है, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन
एक खौफ होता है। जैसे हारिस रऊफ की बॉडी ऐसी है कि वो उनका एक्शन ऐसा है कि बहुत रेयर इंजरीज होती हैं उनको, तो वो पूरे मैचेस खेलने चाहिए इंशाल्लाह। और नसीम शाह की ऐसी बॉडी है कि आप उनको रेस्ट करा सकते। अच्छा, अब मिडिल ऑर्डर का राशिद भाई बताएं कि कोई चेंजेस आप उधर देख रहे हैं या फिर जिस तरह चल रहा है उसी तरह ही, मतलब सलमान अली आगा अभी तक डेब्यू नहीं हुआ उनका T20 का। बहुत तेज नहीं खेलते, लेकिन जब खेलते थे तो वो नंबर 3 के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हुए आए या लाहौर कलंदर से खेलते हुए आए। नीचे ये है इरफान खान है जो अच्छा खेलते हुए आए, कराची किंग्स से भी खेलते हुए आए। तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि मुझे लगता है कि नीचे के नंबर्स पे खेलेंगे। बाकी उस्मान खान है, उनको वो अपना नंबर नहीं मिल रहा जो मुल्तान सुल्तान से उनको मिलता हुआ आया है। वो एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो भी चाह रहे होंगे कि मैं ओपन करूं। अच्छा, हमें बॉलिंग लाइनअप में क्या कॉम्बिनेशन करना चाहिए इस दफा राशिद भाई? मतलब हमने देखा कि हमारे पेसर्स ने अटैक किया भरपूर, हम स्पिन में जरा मतलब कोई आजमाना चाहिए है? शुड वी हैव अ प्रॉपर फुल टाइम स्पिनर इन T20 मैचेस? जी, दो स्पिनर्स हैं जो कि नए हैं, अरफात मिन्हास हैं और साथ में सुफियान मुकीम है। इन दोनों में से मैं सुफियान की तरफ जाऊंगा क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म है, रिच स्पिनर है। की बॉल रीड कम हो, उनको रीड नहीं होगी तो परेशानी कर सकते हैं। सलमान अली आगा ऐसे बॉलर है जो कि थोड़ा सा कोटा के ओवर्स कर सकते हैं, तो ट्राई आउट करना चाहिए क्योंकि अभी तक हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक चेक ही नहीं हुआ। और ताइम अयूब 3 ओवर किए थे लेकिन वो टीम के साथ नहीं है, तो यहाँ पे मौका मिलेगा हमारे स्पिनर्स को कि वो कोटे के 8 ओवर जो है, या हम 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं या जहांदाद खान के साथ हम जाते हैं तो उनके भी 4 ओवर बहुत कम करते हैं। वो जितने भी T20 खेलते हैं वो मोस्टली 2 से 3 ओवर्स करते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनका इकोनॉमी रेट हायर साइड के ऊपर है पूरी बॉलिंग अटैक में, तो उनको भी यूज करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस डिफरेंट है, मे भी जहांदाद अगर खेलते हैं तो इफेक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, अभी वैसे हम स्पिन बॉलिंग की जब बात करते हैं, हमें लगता है कि हम एक रेगुलर फुल टाइम स्पिनर जो एक हाउस होल्ड नेम हो, जो हमारी कामयाबी की ज़मानत हो, जैसे माजी में रहे हैं हमारे पास सकलैन भाई, मतलब सईद एंड यू नो एंड इमाद इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो अभी हम वो नाम मिस करते हैं और आपको लगता है कि नए नाम है अभी इनमें से कोई बन जाएगा ऐसा? जी, अभी जैसे सुफियान मुकीम गए, इंजरी थी इनको काफी, एक साल रही, उसके बाद ये वापस आए। ये अच्छे स्पिनर लग रहे हैं, इनका अच्छा फ्यूचर लग रहा है। अगर फिट रहते हैं सुफियान मुकीम तो परफॉर्म अगर करते हैं तो वो रीड नहीं होंगे। जैसे कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं या तबरेज शमसी बॉलिंग करते हैं तो रीड कम होती है, तो इफेक्टिव हो जाते हैं टर्निंग ट्रैक पे या T20 के फॉर्मेट में हो जाते हैं। अरफात मिन्हास हैं, वो भी इमर्जिंग कप वगैरह खेले हुए हैं, तो वो दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत फेमिलियर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब सुफियान इज समवन वी शुड ऑल अच्छा, अब फाइनली क्योंकि ये चीज बड़ी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद खुद ब खुद नाम होना शुरू हो जाता है। एक रात में बंदा हीरो बन जाता है, प्लेयर हीरो बन जाता है, तो हमारे और हम बना भी देते होते हैं, मिसालें मौजूद हैं। अच्छा राशिद भाई, पिचेस जो हैं वो बड़ा डिटरमिन कर रही हैं आजकल के मैच क्या टर्न आउट होगा। तो ये ब्रिस्बेन की पिच, और ऑब्वियसली यू आर फेमिलियर विद इट, क्या कैसा रिएक्ट करती है? मतलब कि पर्थ के बाद सब दुनिया की सबसे तेज जो पिच है वो ब्रिस्बेन है। और टॉस जीत कर क्या करना आइडियल रहेगा T20 यहाँ पे T20 में देखें, T20 में तो मारधाड़ी चल रही होती है, तो उसमें कभी कभार पिच आउट हो जाती है। अगर आप अर्ली और आउट हो जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियंस आउट हुए थे, तो फिर पिच इफेक्ट करती है। लेकिन फिर भी शॉट्स मारने में कभी कभार प्रॉब्लम होती है, बाउंस और पेस ज्यादा हो जाता है। लेकिन सारी कयास आ रही है या बातें मैच से पहले होती है, जब मैच शुरू होता है पिच का बाउंस पहले ओवर के बाद मालूम चलता है कितना पेस कितना बाउंस है। ऑलराइट, थैंक यू राशिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक हमें भी सुन लिया होगा टीम ने, और वैसे ही प्रेपरेशन तो ऑब्वियसली टीम की है। और राशिद भाई को भी सुन लिया होगा, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन। मैं हमें जब कह रही थी तो मैं लिटरली आपको, अच्छा, मुझे नहीं कह रही थी, मैं उन्हीं को कह रही थी, राशिद भाई को, और उनकी एडवाइस और ऑब्वियसली एक्सपर्ट उनका ओपिनियन। 1 बजे मैच है तो उसके लिए तैयारी इंशाल्लाह होगी। अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आगे कर लेते हैं। ओके, अहमद क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, पाकिस्तान वनडे जीता हुआ है, ऑब्वियसली T20 वैसे भी हमारा फेवरेट फॉर्मेट है और कॉम का भी फेवरेट फॉर्मेट है, बड़ा मज़ा आता है, शॉर्ट टाइम में अच्छी गेम हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो कम से कम 5 टॉप खिलाड़ियों से महरूम भी है। अब देखो, हम बार बार किस तरह मेंशन कर रहे हैं कि एज इफ वी वुड हैव डन गुड एनीवे। उन्होंने रेस्ट कराया है,
कहने का मतलब है आज के मैच में नहीं होंगे। अच्छा बताएं कि क्या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक और सीरीज हराने का इससे बेहतर मौका कभी मिलेगा हमें, या फिर यू थिंक मुझे लगा है हमें भी जो ना अब हम ओवरवेल्म हो रहे हैं सारी सूरत हाल हो रहे हैं ऑफ कोर्स। जी अहमद जी, मुझे नहीं ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा मौका पाकिस्तान को कभी मिला होगा। ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान पिछले दिनों आ रही थी, अभी नहीं उससे पहले, तो अपनी इसी तरह की बीसी टीम भेजा करती थी जब पाकिस्तान में नई नई क्रिकेट स्टार्ट हुई थी। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि जब आप ऑस्ट्रेलिया गए हो तो ऑस्ट्रेलिया ने किसी टीम को इस तरह कैजुअली लिया और अपने डिसाइडर के अंदर भी जिस तरह उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए, जिसकी वजह से उनके जो सीनियर एक्स क्रिकेटर्स हैं, माइकल क्लार्क, ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बैश किया उन्हें कि ऐसी क्या आफत आ गई थी कि अभी 12-15 दिन पड़े हुए एक सीरीज़ को और आपने डिसाइडर के अंदर जो है ना प्लेयर्स पुल ऑफ करवा लिए। और उन्होंने बोला था कि अगर सीरीज डिसाइड हो गई होती, आप दोनों मैच जीत गए होते तो फिर बात अलग थी, लेकिन बायलैटरल सीरीज का डिसाइडर था और आपने अपने प्लेयर्स पुल करा लिए, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बेइज्जती है। और यही होता है जब इंसान बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेल रहा हो तो फिर बॉडी मैनेज इनको करने याद आती है जब इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही हो। तो ये बड़ी सख्त उनको आड़े हाथों लिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन करंट साइड को। और पाकिस्तान के पास ये एक और बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छे रिदम में सब लग रहे हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम लग रही है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो नई खेप भी आई है ना, उनमें वो दमखम अभी नजर नहीं आ रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स भी इस तरह के नहीं देखे हैं जिस तरह के इस ऑस्ट्रेलियन टाइम में इस टीम में जो है ना यंगस्टर्स हैं, जो कि बहुत हैरानकुन है। T20 में गालिबन थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाता है तो शायद मैनेज हो जाए, ऑस्ट्रेलिया मैनेज करने में कामयाब हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स जिस हॉट फॉर्म में हैं, आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अपनी ना सिर्फ सीरीज जीतें, अपनी रैंकिंग्स को ऊपर करें। क्योंकि आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान वो रैंकिंग्स ये नहीं देखते कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम खेल रही है या आधी टीम खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया पहले 2-3 नंबरों में आती है और जब आप ऐसी टीम को हराते हैं और सीरीज हराते हैं तो आपकी ड्रामेटिकली जंप लगती है रैंकिंग्स के अंदर। और पाकिस्तान के पास ये अपनी रैंकिंग्स बेहतर करने का भी बहुत जबरदस्त। तो वेरी राइट अहमद, और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े, जैसे कि आपने वर्ड्स यूज किए, हॉट फॉर्म में है। रैंकिंग के बारे में हम आगे चलकर तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये भी बता दीजिए अहमद भाई कि T20 में पाकिस्तान की कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी रही है रिजवान और बाबर की। अब स्क्वाड में जाहिर है और भी लोग शामिल हो गए हैं। टॉप ऑर्डर बैटर हैं उस्मान खान। आपकी नज़र में ओपनिंग कॉम्बिनेशन रिजवान और बाबर का ही होना चाहिए या हमें कुछ और आजमाना चाहिए? देखिए, अभी तक जो बज़ाहिर है वो यही है कि बाबर आजम और रिजवान ओपन करेंगे। पास्ट में इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी को लेके खासा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि जिस तरह की खासा क्रिटिसिज्म इन लोगों को मिला है, जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं पहले 6 ओवर्स के अंदर, दुनिया से काफ़ी पीछे रहते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्योंकि रिजवान नए कप्तान हैं और शायद वो बाबर आजम के साथ और अपने आप के साथ ही जाना चाहते हैं, सो फेयर इनफ उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए। लेकिन होपफुली जो गलतियां पहले दोहराए, देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह ये पहले खेलते हुए आए हैं, क्या ये अगले मैचेस में या इस T20 सीरीज में भी उसी तरह खेलेंगे या कुछ चीजें चेंज नजर आएंगी। अगर तो चेंज है, अग्रेसिव अप्रोच है, इंटेंट है, तो फिर तो ठीक है। फिर तो आप देख सकते हैं कि अगर परफॉर्मेंस बाबर कर जाए, वो कर जाए, तो देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी अप्रोच के साथ खेलना है तो फिर इसके जिम्मेदार थोरली कप्तान होंगे। ओके, गॉट इट। डेफिनेटली उन्होंने भी ऑब्वियसली फैसले कर ही लिए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सीक्रेट भी है अभी तक फैसले। हाँ, वो तो रिजवान ने खुद ही आगे कह दिया था कि कुछ बड़ी चीजें सीक्रेट हैं, व्हिच आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट एंड आई होप दोस सीक्रेट्स वर्क आउट फॉर देम। इतना ना भी इंटरेस्ट होना तो अब ये कहने से इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ, ये कहने से इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हालांकि बीच में कोई पते की सीक्रेट भी ना हो। अच्छा अहमद, फाइनली अब ये बात जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और आपको पता है इतने मसले मसाइल, इतनी बातें हो रही हैं, तो क्या ख्याल है कि ICC पर ये जोर डाला जाए कि आइंदा पाकिस्तान और इंडिया में कोई टूर्नामेंट जो है वो नहीं रखा जाएगा? बेसिकली दे विल नॉट प्ले अगेंस्ट ईच अदर एवर अगेन। आपके ख्याल में फिलहाल यही हल हो सकता है? और ये हल तो नहीं है, लेकिन मतलब ये सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट है कि बस अभी नहीं हो रहा तो आइंदा नहीं होना। नहीं, ये हल नहीं है। देखिए, ये ICC मदरबोर्ड है, वो उसने सारे ये जो केओस मचा हुआ है ना, ये उसने सॉर्ट करना है।
और उन्होंने क्या सॉर्ट करना है, उनको तो अभी तक भारत ने कुछ लिख के भी नहीं दिया, वर्बली कम्युनिकेट किया और उन्होंने पाकिस्तान को ये लिख के भिजवा दिया कि भारत इंटरेस्टेड नहीं है आने में। तो फिर पाकिस्तान ने उनको बोला कि भाई अपने रीजंस तो बताइए। तो ये मदर बॉडी का काम है कि उन्होंने ये सारे इश्यू सॉर्ट करने हैं। डेफिनेटली पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, और पॉलिटिक्स आप स्पोर्ट्स में नहीं लेके आ सकते हैं। अगर एक मुल्क को एक टूर्नामेंट अलॉट किया जा चुका है तो कोई भी हो, कोई नोबडी इज बिगर देन द गेम, कोई भी टीम हो उसको आना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये जो स्टैंड अब आ गया है, जिसमें सब बड़े छोटों ने सबने कह दिया है कि अगर भारत नहीं आता तो भारत के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और आई थिंक यही एक वाहिद स्टांस है जो कि शायद पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले शायद पाकिस्तान में क्रिकेट नई आई थी, थोड़ी लीवरेज दी क्योंकि भारत की तरफ से कुछ वादे हुए कि टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, जो कि भारत ने निभाए नहीं। इस दफा फिर अगर हमने कोई इस तरह की चीज करते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि फ्यूचर के लिए भी हम अपने दरवाजे बंद कर देंगे। तो अब ये बात आ गई है इज्जत और बका की। तो पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ना ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाएगी। अगर भारत आता है तो आ जाए, नहीं आता तो हम माइनस भारत क्रिकेट खेलेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद फॉर योर ओपिनियन। बात सारी ये है कि अभी कोई लिखत पढ़त कोई खास हुई नहीं है, कोई आईसीसी की तरफ से ये बातें हो रही हैं और थ्रू इट मुझे लगता है कि मुझे लगता है दे आर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स राइट नाउ कि क्या रद्द अमल होगा, क्या रिस्पांस पाकिस्तान का आ रहा है। हालांकि आप राशिद भाई स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करती हैं कि अल्टीमेटली मे भी हो सकता है कि वो आ ही जाए? मैं परसों से यही कह रही हूँ कि ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शोशा just to see what you know what the temperature is and all that, और एंड में इतने रौले के बाद एंड में हम आ भी जाएंगे। so you never know, we need to stop। मैं कहता हूँ कि अगर रौले के बाद भी आ जाएं चीजें स्मूथ हों और बेहतर हों और ये मामलात आगे बढ़े। मतलब कब तक ये मुल्क जो लिटरली एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, मतलब आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान को कहीं ले जाएंगे, इंडिया को कहीं ले? नहीं, वी आर नेबर्स। ये कब तक इस रौले में पड़े रहेंगे? ये मतलब ये इधर हम दो बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे गेस्ट हैं, ये वो दिस इज मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वेट करते हैं इन मैचेस के लिए। तो ये इक्का दुक्का चंद हजार उसकी बात नहीं हो रही, एवरीबडी इज ग्लूड जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। और जब आपने अपने शायकीन को मौका दिया, जब हमारी टीम वहां गई और हम खेले वहां पे, तो हमारे शायकीन भी मुंतजर हैं कि आपके खिलाड़ी आएंगे और आपके शायकीन दुनिया भर से लोग आते हैं। और आपने हमारे खिलाड़ियों की बड़ी खातिर तवाज़ो की। हम भी चाहते हैं कि हम भी आपको कराची की बिरयानी और लाहौर के टिक्के खिलाएं। बेसिकली मौका दीजिएगा, खत्म हो जाए कुछ, उस वक्त तक टिक्के बनना आसान हो जाए वरना बहुत दुआ है। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में नंबर 1 आने की एक रेस लगी हुई है। लाहौर और मुल्तान के बाद कल फैसलाबाद स्मॉग में सबसे आगे निकल गया और हुकाम ने फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज जो हैं वो सील कर दी। अब देखिए, अब वेट ना करेंगे आपके यहाँ स्मॉग आएगी तो आप सील करेंगे, कर लें। ये वो वाला मौसम बना हुआ है जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा होगा वहाँ स्मॉग होगी। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान हुए और 63 लाख रुपए के जुर्माने हुए। पंजाब अर्बन यूनिट की एक रिपोर्ट में भी आ गया है जी सामने, जो कहा जा रहा था ना कि ये फसलें ना जलाएं। ठीक है जी, फसलें ना जलाएं, भट्टों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के तहत अब उन्हें ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है वो भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा ये गाड़ियों मोटरसाइकिलों का है। ये धुआं छोड़ती हुई बसें भी एक तरफ रख दें, जो ओवरऑल इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये जो गाड़ियां हम और आप चला रहे हैं सड़कों पे और ये जो मोटरसाइकिलें, रक्शें, एवरीथिंग, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। कितना है? 83%। 83.15, मतलब आप चलें कर लें 85% कर लें, यानी 85% जो है वो हमारी कंट्रीब्यूशन है इस तरह, और हम सारे उन पे डाल रहे हैं भट्टों पे। और कभी हम इंडिया में डाल रहे हैं, कभी हम भट्टों पे डाल रहे हैं, कभी हम फसलों पे डाल रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन भी सर्टनली है 5%, 6%, 5%, 6%। और लेकिन सबसे बड़ा मसला तो हमारा अपना है।
मतलब हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इसके लिए बाकायदा कानून साजी होगी, रिफाइनरी चेंज होगी, नहीं होगी, मतलब इस पे अभी तक डिस्कशन शुरू ही नहीं हुई है। साथ ही बता दें आपको कि उधर महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की फुल्की बारिश जो है उसका इम्कान किया है, और ये अच्छी बात है बिकॉज बारिश होगी तो ये स्मॉग बैठेगी ना। तो आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान है, जिससे स्मॉग की शिद्दत में कमी आने की उम्मीद बेसिकली की जा सकती है। लेकिन हमने पहले ये भी देखा है, फिर वो बैठ भी जाती है, फिर दोबारा आ जाती है, बट एनीवे बारिश होना बहुत अच्छा। चूंकि फैसलाबाद ने टॉप किया है तो हम उसकी सूरत हाल आज मालूम करेंगे कि क्या है। हमाद अहमद हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद बताइएगा क्या माहौल है आपके इर्द गिर्द, और चलिए आपने तो अच्छी बात है मास्क पहना हुआ है, लेकिन फैसलाबाद में आपके अलावा और कितने लोग हैं जो मास्क पहन के निकल रहे हैं बाहर? जी सनती शहर फैसलाबाद की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है, और स्मोक के हवाले से यहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल है कि फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार इंतहाई ख़राब है। और अफसोस की बात यह है कि सनती शहर में, पंजाब के दूसरे बड़े शहर में सरकारी तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार जांचने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई आला नहीं है। 2019 में 5 जो का फैसला हुआ था, एक मॉनिटर यहाँ पर जनाब क्लब चौक में लगाया गया था, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ये सीज़न शुरू हुआ है तो जनाब दिया गया, दूसरा मॉनिटर गैर फाल है, बाकी 3 तो लग ही नहीं सके। तो इस सूरत हाल में जो आलमी वेबसाइट से ही म्यार जांचा जा रहा था, लेकिन फैसलाबाद का डाटा जा नहीं रहा था। काफ़ी दिनों के बाद गुज़श्ता रोज़ जब सामने आया है तो फैसलाबाद आलूदगी में जो नंबर 1 पर चला गया था। आज भी सुबह जो फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार था वो 477 आलमी वेबसाइट पर दिया जा रहा था, और इस वक्त भी 405 के करीब है। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। दूसरी जानब जो एहतियात करनी चाहिए, लोग एहतियात करते नज़र नहीं आ रहे। कोई 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो मास्क पहन, बाकी जो मामूल में मामूलात हैं लोगों के वो उसी तरह जारी हैं। और सनती यूनिट्स जो हैं उनकी चिमनियाँ भी मुसलसल धुआं उग रही हैं, सड़कों पर गाड़ियाँ भी धुआं फैला रही हैं, और ईंटों के बट्टे जो हैं वो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। और कार्रवाइयाँ अब सख्त कर दी गई हैं। जो महकमा माहौलियात है पहले सनती यूनिट्स को की चेकिंग करता था, तो जो बॉयलर थे उनको सील किया जाता था, जुर्माने किए जाते थे, फिर भी वो बाज नहीं आते थे, दोबारा चला लेते थे, सील तोड़ लेते थे, फिर उनको 7 मुकदमा दर्ज करवाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी जो फैक्ट्री मालकान हैं उन्होंने अपना जो ऑपरेशन जारी रखा। तो गुज़श्ता रोज़ जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, अब ऐसी फैक्ट्रियाँ जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं तो उनकी फैक्ट्रियों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया गया है, और 2 फैक्ट्रियों को डिमोलिश किया गया है, जिस पर जो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द अपडेट। कुछ मेजर्स ठीक भी लिए, लेकिन लोगों का इसको रिस्पॉन्सिबली ना ट्रीट करना ये बड़ी अजीब बात है। जब आपके इर्द गिर्द धुआं है तो आपको किसी की क्यों जरूरत है कि कोई आपको बताए कि जी मास्क पहन लो, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे पास जो पाकिस्तान के शहरों की फहरिस्त आई है ना, कराची उसमें 10वें नंबर पर है। बाकी अब ये फिनोमेना तकरीबन सेंट्रल पंजाब और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फैल गया है। पेशावर की भी हमने बात की थी, अभी भी 5वें नंबर पर हरीपुर है। एबटाबाद जो कि हम नहीं तसव्वुर करते थे। तो हमें ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच और पॉलिसी साजी की ज़रूरत है कि हमारा ये जो फ्यूल है जो हम अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में जला रहे हैं, अगर ये हमारे माहौल को इस तरह ख़राब कर रहा है तो हम कैसे तब्दील करेंगे? ये ओवरनाइट तो तब्दील हो नहीं सकता। इसके लिए हम सऊदी अरेबिया से बात करें, इसके लिए हम ईरान से बात करें, इसके लिए और मतलब लेकिन हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले तो उनसे बात कर लेते हैं। मरियम शाह ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान एयर क्वालिटी इंस्टीट्यूट की हेड ऑफ कम्युनिकेशन है। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। हम कंट्रोल कर सकते हैं स्मॉग का इशू? मतलब ये इट्स नॉट अ न्यू इशू फॉर अस, पिछले 10 सालों से तो एक्टिवली इसकी बात हो रही है, लेकिन इस साल जो हालात हैं दे आर एक्चुअली अ किलर। मतलब ये भी अगर वर्ड्स यूज कर दें तो ये गलत नहीं होगा। कैन एनीथिंग रियली बी डन? देखिए, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हो रही हैं, मगर काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं भी हो रही। रिसेंटली आई एम नॉट श्योर अगर इफ़ यू आर अवेयर, मगर एक ग्रुप है पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स के नाम से, जिसमें कोई 25-30 एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेवेंट टू एयर क्वालिटी। उन्होंने एक ख़त जारी किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने इमीडिएट मेजर्स आउटलाइन किए हैं कि 2-3 चीज़ें जो उनको इमीडिएटली करनी चाहिए, और उसके अलावा 12-15
15 पॉइंट्स और दिए हैं जो हमारे थोड़े जो नेशनल क्लीनर पॉलिसी और जो दूसरी स्मॉग मिटिगेशन प्लान्स में जो चीज़ें आउटलाइन है उससे थोड़ा सा एडिशनल है कि और इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से बिट अबाउट इट, क्योंकि वो भी जरूरी है। अभी तक तो हमें लगता है हम राइट डायरेक्शन में डिस्कशन ही शुरू नहीं हुई कि हमने करना क्या है। मतलब स्कूल बंद कर देना, बारबेक्यू की दुकानों पे छापे मारना, भट्टे बंद करना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स लिस्ट द इमीडिएट मेजर्स जो आप लोगों ने तजवीज जो दी है उसमें इमीडिएट मेजर्स बताएं। जी देखिए, जो अभी फिलहाल जो मेजर्स हैं वो इन्होंने स्टॉप गैप मेजर्स लगाए हुए हैं। ठीक है कि कुछ एरियाज में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया या स्कूल्स बंद कर दिए या कहीं जो है रिस्ट्रिक्शन कर दी है। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं जो एक तरीके से अच्छा है, मगर वो इतना उसका फ़ायदा भी क्या है ये हमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, सो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड किए हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप ब्रिक किल्स जो है वो सारी बंद कर दें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे अगर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है तो हमारी ब्रिक किल्स क्यों चल रही हैं अभी भी? उनको बंद होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी, इवन इफ देयर इज एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी और नॉट, देयर शुड नॉट बी फंक्शनिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है जी। दूसरी बात ये है इंडस्ट्रियल एमिशंस पे जो है वो भी फिलहाल जो भी मेजर नहीं कर रही, जो मैच नहीं कर रही स्टैंडर्ड्स को, उसको भी बंद कर दें। ठीक है, ये अभी हमारा सबसे क्रूशल टाइम है साल का जिसमें हमारी जो थर्मल इन्वर्जन की लेयर हो जाती है, एक हॉट एयर की लेयर फॉर्म हो जाती है और सारे पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। तो मतलब एक बंद कमरे में आप क्यों कोयला जला रहे हैं? ये इट डजंट मेक सेंस। तो ये चीज़ें हैं। फिर तीसरा मेजर जो है वो ये है कि आप व्हीकल्स जो है जो रात में जो है हैवी ट्रांसपोर्ट आती है शहरों के अंदर, उसको भी बंद कर दें। ठीक है, उनके डीजल फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी जो है स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स वगैरह, उन सारों की मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड बंद हो जानी चाहिए। ये 3 मेन मेजर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और बहुत अच्छे तरीके से जो उन्होंने सोल्यूशंस रेकमेंड की हुई हैं वो ये है कि आप पहले लें इस्लामाबाद और लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर को आप लें एज पायलट लें एज 2 टेस्टिंग सिटीज फॉर क्लीन एयर। इसमें आप जो है सारी रेगुलेशंस अप्लाई करें। बिकॉज देखें अभी जो आप लोग बात कर रहे थे फैसलाबाद और मुल्तान की और पेशावर की और हरीपुर की, ये पोल्यूशन अभी नई तो नहीं है, ये तो मतलब पिछले 8, 10, 12, 20 सालों से है। अभी तो हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हैं तो हमें इन चीजों के बारे में पता चल रहा है। also seeing it physically, मतलब आप भी मरियम अगर आप लाहौर और सराउंडिंग से वाकिफ हैं आप, तो आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में कोई औस या फॉग नहीं होती थी। मतलब अक्टूबर के महीने में अगर हमारे इर्द गिर्द धुंध छा रही है सो ये इसी साल का फिनोमेना है। अदरवाइज हम स्मॉक कर तो रहे हैं कई सालों से, लेकिन वही बाय द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में जाके हमारी वही जिस तरह रिवायती तौर पर औस उतरती थी लाहौर में, स्मॉग उठ के हमारे मुंह के आगे आ गई हमें बताने के लिए कि मैं अभी पंखे चल रहे हैं कि बाहर हमें नजर नहीं आ रहा। ये तो अजीब फिनोमेना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एंड दिसंबर जनवरी में होता था वो नवंबर के शुरू में हो रहा है अभी। ठीक है, इसके अब देखें, अब इसमें क्लाइमेट चेंज के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि प्रेशर किधर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पोल्यूशन की वजह से है या ये कोई नेचुरल निज़ाम है। तो रिसर्च की जरूरत है। वी डोंट नो, नॉट एवरीबडी नोज एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग, बट वी नीड टू एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। बट यस, पोल्यूशन इज अ ह्यूज फैक्टर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, अब इस्लामाबाद देख लें कितनी डेवलपमेंट हुई है, उधर इतने ज्यादा लोग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव मूव्ड देयर, और उसका मतलब आपको जाहिर नजर आ रहा है कि उधर कितनी पोल्यूशन बढ़ गई है व्हीकल्स की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, ग्रीन एरियाज हटाने की वजह से। ये हमारे सामने हो रहा है जो हमें नजर आ रहा है। इस्लामाबाद कल को ऐसा नहीं था, राइट? सो दीज आर ऑल केस स्टडीज व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच नीड टू बी स्टडीड। ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि हम जो है बस उठ के मतलब पॉलिसी बना के बैन ये वो लगा के। मरियम, फाइनली एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आपको लगता है ये जो एक हम अक्रॉस द बॉर्डर भी बात करने की एक कोशिश ही हो रही है, जिक्र तो हर जगह हो रहा है, पता नहीं फॉर्मली कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन ये होना चाहिए बिकॉज बहुत बार ये भी किया जाता है जी कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा स्मॉग है, वो उड़ के इधर आ रही है, वो हमें कहते हैं हमारी तरफ से उधर जा रही है। मतलब हमें अपना अपना देखना चाहिए या फिर इसमें भी कोई सदाकत है? हालांकि एक्सपर्ट्स इस बात को नेगेट करते हैं कि इतनी तेज हवा ही नहीं चलती कि पंजाब से स्मॉग जो है वो इधर आ सके।
देखिए ये रीजन एक ही है, ठीक है, बॉर्डर स्मॉग बॉर्डर देख के लिमिट नहीं करती अपने आप को, सही है, इसकी कंडीशंस वही हैं, सही है, पोल्यूशन भी वही है, वही ऊपर आती है और वही इधर उधर होती है, उनकी इधर होती है, हमारी इधर होती है, ठीक है। तो ये भी इसका भी एक हल है, वो ये है एयर शेड अप्रोच लेना। वो एक मतलब एक सर्टेन रीजन को आप सिटी वाइज या प्रोविंस वाइज या कंट्री वाइज नहीं देखते, आप उसको एक एयर शेड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर वो रीजनल कोलैबोरेशन के साथ ही रिजॉल्व होती है। मगर रीजनल कोलैबोरेशन से पहले हम पहले अपने घरों को तो साफ करें, हम पहले अपनी चीज़ें डालें इन प्लेस ताकि हम लोग थोड़ी सॉल्यूशंस पे आए, ठीक है। अब इसमें ये भी एक चीज़ आ जाती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या हैं, प्रोविंशियल अलग है, फेडरल अलग है, जो फेडरल उनका फिर जुरिस्डिक्शन अलग हो जाती है। ये एक सारों की कोलैबोरेशन के साथ लेकर इसके सॉल्यूशंस हमारे सामने आ सकते हैं और इसके लिए रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट और हेल्थ वर्कर्स और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी सारों को लेके आप लोग जर्नलिस्ट, मतलब हम सब ने जो एक्चुअली देयर शुड बी अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इस्लामाबाद और लाहौर। मतलब इसके अलावा तो चारा नहीं है। अब दुनिया से एक्सपर्ट्स बुलाएं, मशवरा लें, तजावीज़ लें, दुनिया से मदद भी लें, बिकॉज it is an emergency now. People are living in a gas chamber. It's a death trap. Mariam, thank you so much for being with us this morning. बड़ा ही सीरियस इशू हो और इन्होंने काफ़ी चीज़ें तजवीज़ भी की हैं और वज़ीर आज़म तक भी पहुंचाई गई हैं। जो मेजर्स लिए जा रहे हैं गुड, बट अ लॉट मोर। आप चाइना से हर चीज़ में मदद लेते हैं, चाइना हमारी मदद करता भी है, यू नो। उनके यहाँ से एक्सपर्ट्स बुलाएं उन्होंने, गोंगजू और बीजिंग और दीगर शहरों को किस तरह इस हद तक लाएं कि अब उनमें लेकिन पब्लिक की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए भाई। बाकी बड़े बड़े मेजर्स तो हुकूमत से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्लास्टिक अपने गार्बेज वगैरह ना जलाएं, मास्क पहन के रखें। मतलब गाड़ी अगर आपने बाहर नहीं जाना तो कम बिलीव के आपकी अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन है और एक एक करके अगर रोकेंगे तो कुछ असर तो पड़ेगा ना। थोड़ा सा अपनी आते भी, यू नो, कार पूलिंग को भी इनकरेज करना होगा, ये सब कुछ करना होगा अल्टीमेटली। अच्छा भाई, अच्छा, अगर आप किसी अजीज को छोड़ने एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है, बल्कि एक वार्निंग ही आप इसको समझ सकते हैं। वरना ऐसा ना हो कि जब आप वापस आएँ तो आपकी गाड़ी तो वहीं हो, लेकिन गाड़ी के टायर ना हो साथ, तो वो चोरी हो चुके हों। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया है जी। बहुत मुबारक हो आपको। आसिफ बशीर चौधरी हमें बताएंगे। सर बताइएगा, कब से ये कार्रवाइयां चल रही थी? पकड़ा तो गया है ये बंदा, कैसे पकड़ा गया? जी, ये टायर चोर जो थे ये लोकल लोग थे और ये इतनी ज़्यादा दलेरी से वारदातें कर रहे थे कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग, जो ओपन पार्किंग है, वहाँ पे ये गाड़ियों के टायर चोरी कर रहे थे। और जो रिपोर्टेड वाक़यात हैं वो सिर्फ 6 हैं। इसमें एक गाड़ी के टायर उतार के ले जाते थे और गाड़ी को जो है वो ईंटों के ऊपर खड़ा कर देते थे और जब पैसेंजर और उसके फैमिली वापस आती थी तो वो देखते थे कि टायर ही नहीं होते थे गाड़ी के। तो ये एक बड़ी अजीब और मज़ाक़ा खेज़ जो है वो सूरत हाल थी और तकरीबन 3 माह से ये वाक़यात रिपोर्ट भी हो रहे थे। इमेजिन, और कितनी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है बहैसियत पाकिस्तानी, अगर आपके यहाँ बाहर से कोई मेहमान आ रहा हो, कोई कोई फॉरेनर फॉर इंस्टेंस आपके पास आ रहा हो और आप आए उसको गाड़ी में बिठाने के लिए, और उसका पहला इंप्रेशन क्या है हमारे मुल्क में कि जिस गाड़ी में मुझे बंदा लेने आया था उसके टायर कोई उतार के ले गया। अच्छा, अब फिर बताएं फिर हुआ क्या है इस हवाले से? मतलब उनको पकड़ा गया, अब आगे क्या कार्रवाई होनी है? और मतलब टायर किधर गए? बेच रहे थे? आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल, इदारों की कोताही ही है। और देखें, सारा एरिया जो है वो कैमरों से कवर्ड है, पार्किंग टोटल जो है वो कैमरों से कवर्ड है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिस तरह के हालात हैं उसके बाद हर जगह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैमरों से कवर्ड है यहाँ पे। और फिर ये भी बात देखें कि किसी गाड़ी के 4 टायर लेके जाना कोई छोटी चीज़ नहीं होती। सिक्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर यहाँ से टायर बाहर जा भी नहीं सकते और उतारे भी नहीं जा सकते। लेकिन ये वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे थे। तहाँ मीडिया में ये रिपोर्ट्स आने के बाद जो है इदारों ने एक दूसरे की जिम्मेदारी लगानी शुरू की और ASF ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा क्योंकि ये ठेकेदार के पास है एरिया पार्किंग का, तो ये ठेकेदार के जो है उसको रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। लेकिन ठेकेदार ने कहा कि वो सिर्फ पार्किंग के जिम्मेदार हैं, एग्जिट और जो है एंट्री वहाँ पे उनके लोग तैनात हैं। उनके पास कोई ऐसा अमला नहीं है जो गाड़ियों के इर्द गिर्द खड़ा होकर हिफाजत करे और वो सिर्फ एग्जिट के वक्त पर्ची चेक करते हैं कि गाड़ी जो बाहर जा रही है क्या ये वही पर्ची है जो एंट्री पॉइंट पर दी गई
थी। तो उसके बाद से फिर इन चोरों के ऊपर जो है वो नज़र रखी गई और अब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो देखा गया कि पहले मरहले में गाड़ी के टायरों को के जो नट्स थे उनको ये ढीला करते थे और जब ये काम ये कर लेते थे तो फिर एक वक्त जाके उसके करीब गाड़ी खड़ी करते थे और फ़ौरन टायरों को उतार के उस गाड़ी में डाल के ये बाहर ले जाते थे। तो अब इनको पकड़ लिया गया और इनसे मजीद तहकीकात भी की जा रही है और यकीनन जो लोग सिक्योरिटी इदारों से इनके साथ मिले हुए थे उनके नाम भी यकीनन सामने आएंगे। शुक्रिया आपका आसिफ। मतलब ये जाहिर है एक मेरी भगत एक प्रॉपर ऑपरेशन प्लान टायर चोरी किया गया होगा, अदरवाइज ये मुश्किल काम है। हाँ लेकिन थॉट प्रोसेस डाला है, देखे आपने कि पहले उन्होंने टायर के नट लूज किए हैं और सारों को कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर गाड़ी लेके गए और एक एक करके जल्दी से उतार लिया। और आप सोचें कि किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए उसकी गाड़ी के चारों टायर चोरी हो जाना किसी सदमे से कम नहीं है। मतलब उसकी पूरी महीने की तनख्वाह इन टायरों को खरीदने में लग सकती है। आजकल तो क्या आसान है, क्या इजी है। मतलब इसमें इंसान फिर यही शुक्र करता होगा कि गाड़ी रह गई है, वरना तो गाड़ी भी जा सकती थी। बट एनीवे चलें। अच्छा जी, अभी हम जरा क्रिकेट का बीच में फिलर आपको देते रहेंगे क्योंकि आज हमारा मैच शुरू हो रहा है। मतलब T20 सीरीज शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों की रैंकिंग भी बढ़ गई है। बैटिंग और बॉलिंग रैंकिंग की टॉप पोजीशन पाकिस्तान के पास आ गई है। बॉलिंग रैंकिंग में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी हैं नंबर 1 पोजीशन पर। अगेन reclaimed his throne. ओके दैट्स ग्रेट। शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो नई रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी के बाद नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा 10 विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ 14 दर्जे बेहतरी के बाद 13वें पोजीशन पर आ गए, 14 नंबर ऊपर गए हैं। आप सोचें जरा, सुने तो ही इज एट द 13th पोजीशन। और बैटर्स में बाबर आजम 825 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर टॉप पोजीशन पर बरकरार हैं। रोहित शर्मा दूसरे और शुभमन गिल तीसरे और विराट कोहली चौथी पोजीशन पर हैं। There you have it. अच्छा इंशाल्लाह T20 में अच्छा करेंगे तो और भी इंसानों की रैंकिंग्स ऊपर जाएंगी। बहुत हो गया, हर मामले में भारत की नहीं चलेगी। पाकिस्तान अपने मौके पर अब ऐसा लग रहा है कि टट गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं किया जा रहा। भारत को पाकिस्तान ना आने की ठोस वजह बताना होगी। आईसीसी को बता दिया है कि इवेंट अगर पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई करेगी। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी उसके साथ नहीं खेलेंगे। आईसीसी के लिए ये सूरत हाल खासी परेशानी का बाइस बाय द वे बनी हुई है। बिल्कुल, और पाकिस्तान और इंडिया की शमूलियत के बगैर आईसीसी को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आईसीसी हुकाम अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि भाई इस मसले का हल क्या निकाला जाए और सोचें इस बारे में। बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन जो होती है ना कि पाकिस्तान विल गिव इन द एंड, शायद इन द पास्ट हमने किया भी हो फॉर वॉट एवर रीजंस, अब नहीं होने वाला। और हम तो भैया आप आए, अभी भी आए आप, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे कप्तान भी कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। क्या राहुल, सूर्य कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि आएंगे तो हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ज़राए सोर्सेज हमारी ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद आईसीसी अब इंडियन बोर्ड से इस मामले पर बात करेगी और आईसीसी को इस बात की भी परेशानी है कि 20 नवंबर तक स्केड्यूल का ऐलान ना किया गया तो इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है फिर वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं उन्हें भी 100 दिन से मतलब उससे पहले इन्फॉर्म करना है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, उनके अपने इवेंट्स होते हैं, उनको कम से कम 3 महीने तो चाहिए होते हैं ना इस सारी चीज के लिए। जो पार्टनर्स हैं उनको अपना सारा आर्ट बनाना है, उन्हें अपनी कैंपेन्स प्लान करनी है, सारा कुछ बहुत कुछ होता है। सुहेल इमरान हमारे साथ हैं जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। सुहेल, पहले तो ये जरा एक क्लियर कर दें बात, क्योंकि हम पिछले घंटे में भी बात कर रहे थे कि ये सारी बातचीत आईसीसी से हो रही है। जो इंडिया से पूछा गया या इंडियन बोर्ड से कि भाई आपके क्या रीजनिंग है कि आप नहीं आ सकते, तो कोई जवाब उस चीज का आया अभी तक के नहीं? उमर, जितने क्वेश्चन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाए हैं आईसीसी के सामने, उसमें अभी वक्त लग सकता है, मतलब 2-4 रोज लग सकते हैं। पहला वर्किंग डे था पीर के रोज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस वजह से खत लिखा गया था जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और वो भी वर्बली इनकार किया था, क्योंकि आईसीसी जो है वो इस वक्त खासी परेशानी से दो चारा, जिसका तस्करा आपने भी किया, और वो कोई और जिम्मेदार नहीं है उस चीज का जिस परेशानी का आईसीसी को सामना है। आईसीसी ने खुद पाकिस्तान को अलर्ट किया, मेजबानी पाकिस्तान को दी
क्यों हर मर्तबा एन वक्त के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, हालांकि ये पता होता है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेटिंग रिलेशंस नहीं है, तो इसका मामला जो है वो 6 महीने 8 महीने या तब क्यों नहीं रिटर्न लिया जाता दोनों ममालिक से जो होस्ट कर रहे हो कि आप अपनी टीम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? क्यों आप एक तनाव की कैफियत पैदा करते हैं जब उसमें 2 या 3 महीने रह जाते हैं? पिछले साल इसी तरह की सिचुएशन सितंबर में हुई थी जब पाकिस्तान ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना था। अब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है, तो उसी वजह से सूरत हाल है। तो ये मैं समझता हूं कि आईसीसी खुद जो है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हुई है और अब उसके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि वो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ मिल बैठकर कोई इसका हल निकालने की कोशिश इसमें डिस्क्लेमर या फुटनोट जो भी आप कहना चाहें दे दें कि पाकिस्तान इतने इश्यूज नहीं क्रिएट करता, कभी भी नहीं किया। हमेशा एक एक्सपेक्टेशन और एक सस्पेंस होता है कि पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा। पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान फिर भी एमिकेबल तरीके से मामलात को हैंडल करना चाहता है और जानता भी हाउ टू डू इट। इंडिया है जो अटल रहता है इस बात पे कि हम नहीं आएंगे। अपनी मेजबानी को छोड़ते हुए हाइब्रिड भी तस्लीम कर चुके हैं ना एशिया कप में। हम हर मॉडल पहले कर चुके हैं। तो एक ही फरीक से ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो सरेंडर करेगा या वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। मेरा ख्याल है आईसीसी को भी अब ये बात समझ में आ गई होगी। क्या लगता है आपको सुहेल? अब्दुल्ला, जिस तरह की आप तस्करा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपना शो कर देता है कि जी चला जाता है। आप, मुझे लगता है कि आप 2016 की भी बात कर रहे हैं, 2023 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में फिर उसके बाद इतना सख्त मौकफ कभी भी नहीं अपनाया गया था जितना कि इन पिछले 2-4 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौकफ जो है वो सामने है और अब तक पाकिस्तान उसके ऊपर कायम है। और यही आना भी चाहिए बिकॉज हमारी भी अब बस हो गई है। मैं कह रहा हूँ आईसीसी भी अब बात ये समझ रहा है कि भाई इन्होंने जो करना था अपना रोल प्ले कर दिया, अब नहीं हम इनसे मजीद कुछ एक्सपेक्ट करें। अब्दुल्ला, कब तक ये कहते रहेंगे कि जी इंडिया की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तमाम मुल्कों को मिलता है? भाई, जब तक आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ वजह से अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, सिर्फ अकेला इंडिया करता है, तो फिर क्यों आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में खेलेंगे? और वो इस वजह से इंडिया का मैच भी होना है, एक मैच खेलेंगे, पाकिस्तान को इंडिया से खिलाए बगैर रेवेन्यू इकट्ठा करके देख लें। जी देख लें। और ये स्ट्रेटेजी इस वजह से रखी जाती है, हालांकि इंग्लैंड के कई साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इस शेड्यूल को ये कहते हैं कि ये वो होता है, इसको फिक्स किया जाता है शेड्यूल को कि जी ग्रुप भी एक ही होगा दोनों टीमों का, और ताकि आगे जो नॉकआउट मरहला है जैसे कि फाइनल है, तो वो आईसीसी खुद चाह रहा होता है कि कम से कम 2 मैचेस मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और इंडिया खेले और उनको रेवेन्यू अगर ऐसे ही है तो फिर ठीक है, आप करके देख लें। कम से कम 1 से 2 बार तो रेवेन्यू आता है। बिल्कुल 1 से 2 बार तो खेले आपस में होता है, कोई भी निकाल के देख लें। राइट अच्छा, अब आपको क्योंकि हम स्केड्यूल की बात कर रहे थे और ये बात डिले होती जा रही है और ऑब्वियसली आईसीसी को स्केड्यूल वगैरह भी देना होगा, आप इसको देख रहे हैं कि ये निपटते हुए ये बात किसी तरफ पहुंचे डिसाइसिवली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, या अभी आपको लगता है कि ये हफ्ते अभी तो ये बात चलेगी? नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अर्ली नेक्स्ट वीक में ये तमाम तर चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। देखें, आप जितना मर्जी सख्त मौकफ ले लें दोनों अतराफ की तरफ से, आखिरकार आपको टेबल पे जाना पड़ता है। और अगर फर्ज कर लें आपको टेबल पे जाते हैं जिसमें तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी को बुलाया जाता है, बोर्ड मीटिंग होती है, तो उसमें जाहिर है कुछ लोग कुछ दो की बातें होती हैं, और ताकि आपने या तो ये होगा अगर आप डटे रहते हैं या इंडिया भी डटा रहता है तो खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो मुलतवी कर दी जाती है इंडेफिनेट पीरियड के लिए, या फिर आपको टेबल पे जब आप बैठते हैं तो एक सोल्यूशन ये निकालने की कोशिश करते हैं कि चलें ठीक है, आपकी बात मान ली कि आपने इंडिया के साथ नहीं खेलना, जो कि पाकिस्तान ऐलान कर चुका कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की बात मान ली जाती है कि जो आपके साथ नहीं खेला जाएगा, चलिए आप हमारी बात मान ले, आप हाइब्रिड पे आ जाए, आपके ग्रुप में इंडिया की टीम शामिल नहीं होगी। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह सकता है कि ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा उसके ऊपर भी कायम होंगे, लेकिन फाइनल से हम विड्रॉ नहीं करेंगे। बेशक इंडिया पहुंचती है फाइनल में या नहीं पहुंचती, फाइनल हम होस्ट करेंगे। ये वो सूरत हाल है। अगर आप टेबल पे बैठते हैं और कुछ दो की सूरत हाल सामने आती है तो आप इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फाइनल नहीं है। लेकिन इसको मामले को आपने खत्म करना है कहीं ना कहीं, जब या आपके पास ऑप्शन है आप इसको मुलतवी करेंगे अगर दोनों डटे रहते हैं, या फिर लेकिन पाकिस्तान
कि बाकी टीमें नहीं आती थी और हम मतलब हमने जिम्बाब्वे की एग्जांपल दी, फैजान भी काफी दिनों से कोट कर रहे हैं कि, और नॉट ओनली क्रिकेट, वर्ल्ड ओलंपिक्स में भी हमने देखा है कि जहां जो मुल्क रिलक्टेंट होते हैं उनकी जगह एसोसिएट टीमों को शामिल कर लें क्रिकेट में, या फिर वो नहीं आना चाहते ना आए। इंडिया के मामले में शायद आपको लगता है ये मुश्किल होगा कि उनके बगैर ये सीरीज हो जाए, ये कंपटीशन हो जाए? जी डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि इंडिया की तरफ से भी उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराहान यहाँ पर आए थे मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान, उन्होंने कैटेगोरिकली वहां पर मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की थी कि वी कांट थिंक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। डेफिनेटली ये एक हकीकत है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए, अगर आप लोग कुछ मिसालें देते हैं कि जी 2008 और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करना थी और वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी गई थी, वो सूरत हाल कतई मुख्तलिफ थी, बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी जो इस वक्त है, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद वो हुई थी। अब तो टीमें यहां पर आ रही हैं। कौन सी ऐसी टीम है मुझे बताएं जिससे 2 सालों में 3 मरतबा इंडिया का टूर किया हो? हमारे मुल्क में तो एक टीम, बल्कि एक नहीं, इंग्लैंड की टीम 2 सालों में 3 मरतबा आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम 3 मरतबा आ चुकी है 2 सालों में, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है यहाँ पे। उन लोगों को इतराज नहीं है, तो फिर आप प्रूव करें, इंडिया की टीम जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस चीज को प्रूव करे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला ऐसे हैं और हमने वहां पर जाकर नहीं खेलना है। अच्छा सोहेल, ये भी बताइएगा कि जब हम वो निगोशिएशन, मतलब हम आप कह रहे हैं ना कि अभी अगले हफ्ते तक ही बात जो है ये मामला सेटल होगा, अब ये सेटल होने का तरीकेकार क्या होगा? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन, ये सारी बातचीत जो होगी वाया आईसीसी, या फिर आपको लगता है कि इंडिया बोर्ड और पाकिस्तान बोर्ड भी बैठ के आईसीसी के साथ बैठ के मिलके कोई बातचीत हो सकती है, या फिर ये बीच में आईसीसी ही करेगा? नहीं, सिर्फ दोनों ममालिक नहीं करेंगे आपस में बैठ के कि जी इंडिया इस तरफ से आ जाए और पाकिस्तान इस तरफ से आ जाए और दरमियान में वो बैठा हो, ये ऐसा नहीं होगा। ये बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, और बोर्ड मीटिंग में ये मामला रखा जाएगा। अगर ये सारा डेडलॉक किसी तरह बरकरार रहता है, बोर्ड मीटिंग में जो वोटिंग वाला मामला है, क्या उस तक भी नौबत आ सकती है? अच्छा, फर्ज कर ले वोटिंग की, डेफिनेटली वोटिंग के ऊपर आएगी, लेकिन वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो किस बात को इनकार, क्या उनको सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं या सिक्योरिटी सूरत हाल जो होगी वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी? इंग्लैंड कैसे इनकार करेगा जो अभी अपना अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो पाकिस्तान में गुजार के गया है और महीने के बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे देगा? न्यूजीलैंड की टीम आके 6 महीने पहले आके यहाँ पर खेल चुकी है, तो क्या वो हमारे खिलाफ कर बोलेगी? बांग्लादेश की टीम अभी 2 महीने पहले अगस्त सितंबर में यहाँ से होकर गई है। श्रीलंका की एक टीम हमारे यहाँ खेल रही है, तो आप कैसे करेंगे कि जी मतलब ये तो फिर ये तो पाकिस्तान की फेवर में है सब कुछ। श्रीलंका तो इसमें शामिल नहीं है, श्रीलंका की इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बोर्ड में जाता है, तो कैसे आप पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे कि सिर्फ जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होंगे? अच्छा, जय शाह जो है वो अब दिसंबर से जिम्मेदारियां संभालेंगे, मेरा ख्याल है उनकी भी यही कोशिश होगी कि उससे पहले पहले ये मामला निमट जाए ताकि उनके ऊपर ना आए सारा कुछ। डेफिनेटली अब्दुल्ला, ये चीज है, उन्होंने 1 दिसंबर से अपना चार्ज संभालना है, लेकिन अब आप ये देखें कि जय शाह जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, अब वो आईसीसी में भी जा रहे हैं, घर में उनकी हुकूमत है, अमित शाह उनके वालिद हैं जो मिनिस्टर है, तो क्या आपका ख्याल है कि उनके साथ उनकी खाने की मेज के ऊपर या कहीं और चलते वलते बातचीत नहीं होती होगी? कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जय शाह का या सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड का? इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट है, अगर इतनी चीज है तो लिख के दे दे कि भाई हमने नहीं जाना, आपके साथ हमारे रिलेशन नहीं है और आपके वहां पे मामला खराब है, लिख के भी आप दे नहीं रहे हैं, वर्बली आप फोन उठाते हैं और कह देते कि हमने नहीं जाना। तो ये सूरत इंडिया जो है वो भी मुश्किल में है, बल्कि आईसीसी उसका किया धरा सारा जो मुश्किल में फंसा हुआ है वो आईसीसी के अपने मामला हैं जिसकी वजह से वो आज मुश्किल में फंसा है। इंडिया को पहले बार बाकी टीमें जो होंगी जो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उनका भी कोई प्रेशर होता है कि भाई तुम लोग की आपस की लड़ाई में हमें क्यों सस्पेंस में रखा हुआ है, मतलब स्केड्यूल अब नहीं आ रहा, ये सारी चीजें बाकी टीमों को भी तो बॉदर करती होंगी ना कि भाई ये इन दोनों की वजह से हमेशा यही होता है। डेफिनेटली, लेकिन अब जाहिर है इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा बोर्ड है इंडियन, वो भी थोड़ी सी अपनी कंपेन कर रहा होगा, लेकिन उन बोर्ड्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि इंडिया का साथ देना या ये कहना कि जी पाकिस्तान में नहीं होगी। चलें, कैंपेन तो कर लेगा, एक होती है लीगल चीजें, हमने लीगल एक्शन का भी सोच रखा है अगर आईसीसी कुछ इस दफा करता है या पाकिस्तान से खुदा न खास्ता टूर्नामेंट मूव किया जाता है। कौन से ऐसे फोरम हैं हम जहां जाके ये चैलेंज करेंगे डिसीजंस और शिकायत करेंगे और दरखास्त देंगे? लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या ले सकता है पाकिस्तान जिसका कहा जा रहा है जी हम इस्तीफा लेंगे? अब
अब्दुल्ला, ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी सॉलिड रीजन के बगैर जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर सकें। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी बगैर बताए हुए, बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंसर्न के, डेफिनेटली ये जब चीज जाएगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि टेबल पे जाएगी, वहां पर आप ये फैसला करेंगे। वो कहेंगे कि जी होस्टिंग राइट्स भी आपके पास रहेंगे, सारा कुछ रहेगा, आपको जो $65 मिलियन दिए गए वो होस्टिंग फीस वाला, वो सारा कुछ बातें होंगी, तो उसके बाद आगे बढ़ेगी। फोरम तो बहुत ज्यादा है, आप इसको बोर्ड मीटिंग में लेके जाएंगे, उसके बाद एक ICC की डिस्प्यूट कमेटी होती है, उसका फैसला होगा, उसके अंदर अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केस लेके जाएगा। फोरम तो बेशुमार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ICC इस पोजीशन में है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान मेजबान से इतनी आसानी से उठाएगा और कहीं और लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया सोहेल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब लग रहा है कि अब कुछ फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक टांगा नहीं जा सकता, डिले नहीं किया जा सकता, बिकॉज बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ये 11th आवर हो चुका है, बिकॉज स्केड्यूल वगैरह, इट्स अ ह्यूज टूर्नामेंट, बहुत सी चीज़ें करनी है, पहले फैसले तो हो जाए। और जो मैं पूछ रही थी ना कि बाकी टीमों का क्या हो रहा होगा, ये एक मुल्क की वजह से ये सारा टूर्नामेंट बदल नहीं सकता, जस्ट बिकॉज वन अपोजेस टू नॉट कमिंग टू अ सर्टेन कंट्री। या तो पूरा एक बहुत से लोग होते हैं या व्हाटएवर, जो कि बनता ही नहीं है, वो सारे पाकिस्तान आ चुके हैं, अब उनको पता है इट्स सेफ एंड हाउ इट्स डन ओवर हियर, तो एक मुल्क की वजह से कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले। अच्छा जी, चले, ये भी वो चीज़ है जिसमें ऑब्वियसली आपको पता है हमारा तो कंसर्न है, तो हम तो आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन एक और चीज़ जी हो रही है, वो है बरतानिया के किंग चार्ल्स आज अपनी 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। 76 सालगिरह मना रहे हैं। किंग चार्ल्स जो हैं वो 14 नवंबर 1948 को पैदा हुए थे और दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन भी उनकी बर्थडे जो है, बर्थडे पार्टी बल्कि जो है वो बड़े धूमधाम से कर रहा है। और बरतानिया का शुमार पाकिस्तान के यूरोपीय मुल्कों में अहम तरीन तजारती पार्टनर्स के तौर पर किया जाता है। और बरतानिया में ना सिर्फ हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि रोजगार के लिए भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है वो उधर ही मुकीम है और उधर जाते भी हैं। बिल्कुल मुकीम है। और इस बारे में बात करेंगे कि भाई क्या तैयारी है किंग की बर्थडे की और आगे के क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग पीपल टू पीपल, व्हेन इट कम्स टू कल्चरल एक्सचेंजेस, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए क्या प्लान है, ये सब कुछ हम जानेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरगेट हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर joining us. We know that it's a very busy day for you, but we are very curious to know what is the brilliantly British KPB celebration Because by we the have High been Commission. hearing about it. We have been hearing about it. We are invited to one edition ourselves as well. But you can tell us what's happening over there. Absolutely. Well, good morning Karachi and good morning wider Pakistan. I'm sat here in Islamabad. I'd love to be sat out in my garden, but I can't because there's so much construction and excitement going off in the garden right now, as we're setting up a very big tent in Islamabad for the King's birthday party tonight. We're expecting about 1,000 guests to come and celebrate what is brilliantly British before we move to Karachi tomorrow night to do Actonbury, which is going to be our sort of more music-themed version of Glastonbury at Acton House in Karachi. But the one tonight in Islamabad, the theme, as you said, is brilliantly British. And sometimes one of the things I like about the British is I think we like understate. So if someone asks how we're doing, we'll say, I'm quite good, thank you, when we're actually feeling great. Conversely, I'm okay when you're actually on your deathbed kind of thing. So sometimes we kind of forget to go, actually, do you know what? We are a nation of great inventions. We're the country that discovered DNA, invented the steam engine, invented vaccines. We've just had 3 Nobel Prizes for physics and chemistry, and I can't remember the third one now, which is embarrassing. But also, today we are known for our groundbreaking work on artificial intelligence, on our aerospace industries, and still education, universities, and all the stuff that runs through what so many Pakistanis, I think, experience when they think about the UK, including through the great work of the British Council. So I want this to be a night where Britain isn't modest, but actually we go, do you know what? There are lots of things about our country worth celebrating, and in many ways, brilliantly British can go with perfectly Pakistani because the close relations and ties between our two countries. Absolutely, you're talking about close relations, and Homa just mentioned that people have been going and settling in the UK for decades now, primarily medical professionals and skilled and unskilled individuals as well. So, can you tell us about the UK's vision for creative industries, because there's a lot of talk about it now.
how it connects to Pakistan, and how can you help and we can contribute when it comes to cultural exchanges? So I think there are so many things within the creative arts that the UK celebrates. Our economy in the creative arts is worth about £50 billion, and we're expecting that to double by 2030, creating another 1 million jobs within the UK. And because of our ties, so much that is brilliantly British is also perfectly Pakistani. Whether we're talking about films and programmes that are popular in the UK that also do, such as sort of Sherlock Holmes is very popular here, Doctor Who, I know that, quite a few of the artists as well. But Pakistan films like Joyland also got great reception in the UK. So there's kind of a lot of that collaboration there. So the diaspora, I'm always running into British comedians of Pakistani heritage, and I'd love to try and get some of those out here on a tour of Pakistan, for example, as well as some of our great actors. So there is so much to celebrate, I think, within the creative space between our two countries. Let us translate a little bit of what you said to our audience who are watching us. एक तो ये बड़े excited हैं किंग की बर्थडे के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम जो है वो किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की कनेक्शंस के हवाले से बहुत बात हो रही है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी फिल्में जो हैं वहाँ शोकेस हो रही हैं, हमारा टैलेंट जो है वो बहुत नजर आता है। कितने ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनका भी जिक्र हो रहा है, कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, परफॉर्मर्स हैं जिनकी रूट्स यहाँ पे हैं। शोज हैं, वहाँ का कितना काम है जो यहाँ बड़ा पसंद किया जाता है, जिसमें शर्लक होम्स का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आपस में अलाइन भी करती हैं यूके और पाकिस्तान की। इफ यू कुड एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन हाउ डज द यूके's creative sector contribute to its international image, because that is also very important. I think there's the sort of, in many ways, kind of the boring old diplomacy, which perhaps is a lot of the standard of my life. But actually what people really like is that set of people-to-people links, and that's where the creative industry is coming in. Whether it is, the music, the food. I mean, quite a lot of Pakistan's favourite dishes are also the UK's national dishes nowadays. You're just as likely to get a good curry. Do you have your favourites too when it comes to Pakistani dishes, which are also very popular in the UK? Ooh. So I confess I'm a bit of a saag paneer girl. I like the spinach and the cheese. Oh, nice. There's a lot of meat in Pakistani cuisine that I struggle with sometimes. And I know saag paneer is not really strictly Pakistani, but it's one I'm going to default to. A lot of variety as well. Now, since we were talking about, the creative sector and arts and collaborations, wondering who is your favourite Pakistani artist? I think it's got to be Nusrat Fateh Ali Khan and the new Chain of Light album. Yes. So I love hiking, as I think you probably know. And I was hiking up Trail 5 the other day, and I heard this young guy listening to some music on his phone while he was having a rest. And I was like, is that Nusrat Fateh Ali Khan? And he's like, yes. I think quite impressed that I knew who he was. And I said, oh, his new album's coming out on the 20th of September. So this was early in September. And he just looked at me pityingly and he went, Nusrat is dead. And I said, yes, I know. But there are these 4 new songs that have been discovered that were recorded in 1990 with Peter Gabriel, with a UK collaboration. They've been rediscovered. They're being released on the 20th of September. You can get them on Spotify. Yes, they're still trending on Spotify. And they are just absolutely amazing tracks. Absolutely. All right, Jen, they're still trending on Spotify, absolutely. They are. How does Pakistani diaspora actually contribute to this brilliantly British concept, which you perfectly explained a while ago? So I think, whether you're talking about sort of Riz Ahmed or Minna Anwar, Adil Ray, the comedians, Zayn Malik. I know Zayn Malik's bigger in the UK than he is here. Jamila Jamil is one of my favourite actresses, who is in many ways much more Hollywood nowadays, but I think there's that sort of steady drumbeat of creative artists, but also some of our business guys and women, our politicians. I know you would say politicians are not creative, but 15 of our newly elected and old MPs have got Pakistani heritage, some of our ministers, including our
one of our chief legal ministers. So I think, you know, we've just got all of these connections that continue to expand. But you know, we would and say grow. that politicians are very creative and artistic because they know how to mend people's mind. And we have quite a few of those here as well. Quite a few of them. But just since we are talking about artists and all, how about our sports personalities, our cricketers? Because, you know, the England team was in Pakistan recently. And yes, we won. How did you manage to go to any match, to watch a match? I had tickets for all 5 days in Rawalpindi. Sadly, I only needed those for 2 and a bit days. You know, England did so well in that first test in Multan, but then Pakistan really came into its own. And in many ways, I'm lucky, right? Because I've got to support the England team as the UK High Commissioner. Of course. But it was also so great to see the Pakistani cricket team. And of course, we had 2 players on the England team of Pakistani heritage. Rehan's grandmother had made it all the way from Mirpur at 81 years old and was sat watching him as well. So again, that just kind of talks about the fusion of the links. But to be honest, it wasn't the greatest time for England, so I'm slightly in denial about it. But the England fans had a great time. There were about 200 who came over, who travel with the England cricket team, and they just had the most amazing time in Pakistan. Several have not been before. And finally, they just loved Pakistan. Finally, if we could ask you, coming back to the celebration of the King's birthday, now so there's one event in Islamabad, there's another you just mentioned in Karachi as well. Is this in line with the celebrations around the world? So we would be seeing similar celebrations for the King's birthday all over the world? Or in other, at least, Commonwealth countries? In Commonwealth countries, wherever, you know, the UK High Commission is? So we actually have this sort of strange thing where there's the actual birthday and then the official birthday, which are not the same thing. Yes. So missions around the world are allowed to celebrate the King's birthday in either June or in November. We decided the weather was a little tougher in June to hold outdoor parties, so we've gone for November. And why not pick the King's actual birthday itself as the way to do it? So most of the other countries celebrated back in June, but we're doing it on the real day, his Which is actually birthday. great because we are actually getting to celebrate the birthday on the birthday. Pakistanis will be grateful that you chose November 1 because you're right. It's very difficult in June. Thank it's you very hot. And good luck. I hope you have a lovely, great evening. Enjoy yourself. Yes. अच्छा जी, थैंक यू। बहुत बातें हो गई और सारा एक्सप्लेनेशन जो है और रिगार्डिंग द बर्थडे वो भी बताया गया। अच्छा, ये नहीं मुझे पता था कि 2 बर्थडेज होती हैं। एक मोनार्क की ऑफिशियल बर्थडे होती है, वो जो मोनार्क बर्थडे होती है, वो जो आप सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, बर्थडे होती है जिसपे वो एक्चुअल पैदा हुए होते हैं। एक बस कोई भी मोनार्क बनेगा, एक बर्थडे होगी जिसपे वो सेलिब्रेट होगी, बस एक दिन होगा जिसपे मोनार्क की बर्थडे सेलिब्रेट होगी, लेकिन एक्चुअली जून में, और वो यूजुअली जून के अराउंड होता है। सो जून में यहाँ गर्मी होती है। सो आज जो है वो दरअसल किंग की सालगिरह है, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी और इसको मैं जरूर मेंशन करना चाहती हूँ और उसके बाद हम अपनी ब्रेक भी ले सकते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब, मतलब जिनको गए अब कितना अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो उनके फैन हैं वो अभी भी फैन है, मतलब कि वो दे कैन नॉट गो बियॉन्ड। उनके 4 गाने एक्चुअली अगर आप नहीं सुने तो आप प्लीज सर्च करें, चेन ऑफ लाइट, जो उन्होंने पीटर गैब्रियल के साथ कभी रिकॉर्ड किए थे, जो कि नहीं रिलीज हो सके थे। कहा यह जाता है कि वो खो गए थे और वो दोबारा मिले, वो अब रिलीज कर दिए गए हैं। अमेजिंग बात है ना कि आप इंतजार में होगे कोई नया काम हो, लेकिन ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जा चुके हैं, लेकिन फिर कोई नई चीज़ सामने आ जाए। अच्छा जी, पीटीआई के फाइनल मार्के की तारीख जो है वो आ गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले एक बार सड़कों पर कंटेनर्स, मोबाइल फ़ोन सिग्नल, सड़कों, तालीमी इदारों और दुकानों वगैरह की बंदिश के लिए तैयार हो जाए। काउंटडाउन शुरू कर दिया, रेडी हो जाएं आप। और तहरीक इंसाफ का फैसला 9 दिन बाद, आज 14 है जी, सो 24 को होगा। 24 को, तो 14 to 24 दिन 24 नवंबर को इस्लामाबाद में ये जो है हल्ला गुल्ला नहीं, हल्ला गुल्ला ना कहें, एहतजाज जलसा जो उन्होंने डिसाइड किया वो करेंगे। 24 इज़ द डे। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तारीख दे दी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ इस बार इस्लामाबाद में धरने का प्रोग्राम जो है वो बनाकर उन्होंने रख दिया। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। ये कॉल अब आज इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख दे दी है
और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है। जी इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। ज़रा बता रहे हैं कि पीटीआई अपनी क़यादत पर करो या मरो पर जोर दे रहे हैं। पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा बल्कि ऑलमोस्ट तमाम अरकान सूबाई असम्बली इमरान खान की डू और डाई पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हैं। कई सियासी रहनुमाओं का कहना है कि ऐसी पॉलिसी का उल्टा नुकसान हो सकता है। इमरान खान की रिहाई में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये बात यहाँ पे आके रुक जाती है या फिर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जुड़े अहम मसले हल करने के लिए भी कुछ करती है। जहां असातिज़ा अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर तालीम पख्तूनख्वा फैसल तरक्की ने इन एहतजाजी असातिज़ा को पेशकश की है कि अगर उन्हें अपने पैसे और तरक्कियाँ चाहिए, सुनिए ज़रा, तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में उनका साथ दें। इमेजिन। खैर वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि माई वर्ड्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब वर्ड्स जो हैं वो हम आपको खुद ही सुना देते हैं, देख लें। के साथ हमें ये भी कहा उस्तादों को, 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले, वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है, आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं करना। अच्छा, इसको आप क्या कहेंगे कि यानी आपको अगर ये सब कुछ चाहिए तो आप मतलब अपनी जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा था उसको साइड पे रखें, उधर चलें, हमारे साथ दो उन्होंने नंबर भी बताया। बेसिकली वो जो 4 लाख के फिगर की बात हो रही है ना, ये इनके जहन में है कि ये जो 2 लाख उस्ताद ही अगर हमारे साथ इस्लामाबाद पे जाके तो कितना बड़ा हो जाएगा ना आपका धरना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब सॉरी आई डोंट वांट टू यूज दीस वर्ड्स, लेकिन ये तो धमकी होगी ना, ऑलमोस्ट ब्लैकमेलिंग ही होगी ना कि अगर हमारे साथ ना चले तो कुछ नहीं मिलने वाला। सीनियर वफाकी वजीर हैं राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, इमरान खान ने अपना फैसला कुन एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। 24 नवंबर इस्लामाबाद में होगा ये एहतजाज, सिट इन, धरना, लॉन्ग मार्च। क्या प्लान है, क्या रवैया होगा, क्या क्योंकि आपने लास्ट टाइम कहा था कि अब अगर कुछ ऐसा हुआ तो रियासत का रवैया जो है वो बड़ा सख्त होगा, तो पहले भी सख्ती था। वैसे प्लान क्या है? जी बहुत शुक्रिया, दुरुस्त है, मैंने ये बात की थी और वो मैंने इस पस मंज़र में की थी कि जो 9 मई के वाक़यात जो है वो हुए हैं, तो उनके पेश नज़र जो है वो वफाकी हुकूमत और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो इस एहतजाज की कॉल को हल्का नहीं लेंगी। और फिर इन दावों की सूरत में कि जब सर से कफन बांधने के दावे हुए हैं, घर वालों को पढ़ने की तलकीन, और फिर आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, तो इस सूरत में मेरा ये अंदाज़ा है, वैसे तो वफाकी हुकूमत और कैबिनेट फ़ैसला करेगी और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बारे में पॉलिसी देंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और वफाकी हुकूमत इन दावों की सूरत में और उसके बाद जो 9 मई का पस मंज़र है उसके पेश नज़र इस कॉल को जो है वो सीरियसली लेंगे और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो जो है वो लिए जाएंगे और उनमें काफ़ी जो है वो सख्ती और मजबूती होगी ताकि कोई भी अनासर जो हैं वो उस रोज़ इस्लामाबाद या रावलपिंडी में दाखिल हो के कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना कर सकें जिस किस्म की सूरत हाल का 9 मई को सामना करना पड़ा था। देखिए कहेंगे आप तो फिर तसादुम का खतरा होता है। एग्जैक्टली, चूंकि ये खतरा होता है तो कोई डायलॉग का चांस बन सकता है, क्योंकि एक तरफ केपी हुकूमत जो है वो अपनी फोर्सेस के साथ निकलने की बात कर रही है, दूसरी जानिब वफाक की तैयारी होगी, डेफिनेटली कोई खतरा तसादुम का तो हो सकता है, तो डायलॉग कर लें, कोई बातचीत कर लें। और हैविंग सेड दैट, तसादुम अगर हुआ तो जो एहतजाज कर रहा होता है उसी को फ़ायदा होता है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, और अब बतौर वज़ीर आज़म भी उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस गैर मशरूत जो है वो
दावत दी है कि आएँ, बैठें, बात करें मुल्क की बेहतरी के लिए, और जो भी मसाइल हैं हम सब के ऊपर बात करने को तैयार हैं। लेकिन आगे से जो जवाब था वो आपके सामने है, तो डायलॉग तो वो करने को तैयार नहीं है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी KPK की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के वसाइल और उसके साथ तसादम, तो मैं अभी इस बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इस मरतबा इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से टकराव के लिए जो है वो ना आ सके, और अगर कोई एक आदमी, भले वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो और वो वहाँ पे इस वक्त जो है वो बतौर चीफ मिनिस्टर एक्ट कर रहा हो, तो वो कानून का पाबंद है, आइन का पाबंद है। उसका कोई हुक्म जो खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, वो किसी भी सरकारी अदारे पे जो है वो बाइंडिंग नहीं है। तो इस बात के ऊपर जो है वो देखा जाएगा कि वज़ीर आला जो है वो अपने किसी गैर कानूनी हुक्म की बुनियाद के ऊपर सूबाई महकमे को या एहलकारों को या सूबाई जो फोर्सेस हैं उनको इस अंदाज से आगे ना ला सके कि वो जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर हमलावर हों या वफाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं उनके साथ जो है वो आके टकराएं। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। अच्छा, दोनों के पास वैसे इतना टाइम नहीं है, मतलब तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है। वहाँ एहतजाज करने वालों को भी वक्त चाहिए तैयारी के लिए, वहाँ एहतजाज को टैकल करने के लिए भी वक्त चाहिए। सो दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है, लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक डिस्ट्रप्शन पर्टिकुलरली इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, और अल्लाह करे कि मुल्क की इकॉनमी और स्टॉक मार्केट पे इसका कोई असर ना पड़े, लेकिन होती तो हैं चीज़ें। मैं ज़रा स्मॉग की सूरत हाल को देख रहा था कि आज क्या नंबर हैं क्या नहीं हैं, आ जाते हैं इंडिकेटर्स वगैरह। अच्छा जी, पंजाब में स्मोक से परेशान लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी कराची आने का मशवरा दे रहे हैं। कराची स्मोक से महफूज रहता है, लेकिन क्योंकि समुद्री हवाओं का बहुत बड़ा किरदार है, कराची का जोग्राफिया ऐसा है, शहर में तरक्याती काम या इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ें, शहर के अमन व अमान की सूरत हाल की बात करते हैं, जहाँ पर लिटरली स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज भी अपना काम तंदही से सरंजाम दे रहे हैं। 106 अफराद इस साल कत्ल हुए हैं डाकुओं के हाथों। मतलब एक होता है सिर्फ कुछ छिन जाना, और एक होता है किसी की जान भी चले जाना, उसमें किसी का कत्ल भी हो जाना। ये आए रोज़ की बात है कि आपको भी इर्द गिर्द लोग नज़र आते होंगे। मतलब कल मुझे कौन बता रहा था, परसों हमारे नीचे एक साहब रहते हैं, वो अपनी बच्ची की मंगनी की मिठाई बांट रहे थे, और इतना कैजुअली उन्होंने मुझे बताया कि डाकू आए और मोबाइल भी ले गए और मिठाई के डब्बे भी ले गए। ये तो बड़ी चीज़ है। ATM आप जा रहे हो तो वहाँ के से पीछे आपके लोग पड़ जाते हैं। पिछले दिनों एयरपोर्ट पर आपको पता ही है कि ये तो बहुत ही मेजर एक हैपनिंग थी कि खुदकुश हमला करने वाला जो है वो शहर में बारूद से भरी गाड़ी लेकर दिन भर घूमता रहा। मतलब ये जब हम चीज़ें सोचते हैं ना तो हम कहते हैं कि इतना कुछ होता है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट किए होंगे मेजर्स जो आके हमें बताए भी जाते हैं, बट अपेरेंटली नॉट। क्योंकि ये देखें कि वो बारूद से भरी गाड़ी जो है वो घुमा रहा था और होटलों में चाय पीता रहा, मगर किसी को उसकी बिनक तक नहीं मिली और पता ही नहीं चला कि ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़िया साहब, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कराची एयरपोर्ट धमाके की, जिसमें हुकूमत का दावा है कि पूरा केस हल कर लिया है। अच्छी बात है कि हल कर लिया है। अब सब मरकज़ी किरदार क्या आपकी गिरफ्त में आ चुके हैं? अब इसे हुकूमत की कामयाबी कहें, पुलिस की कामयाबी कहें, इदारों की कामयाबी कहें, या कामयाबी का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल करें जब इतना बड़ा हादसा उससे पहले हो गया? मतलब ये चीज़ें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी इनको पकड़ना। बट एनीवे, देखें जी, जो कराची एयरपोर्ट वाक़या था उसमें यकीनन हुकूमत की तो अगर जो वाक़या होता है तो उसमें भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस वाक़े को नहीं होना चाहिए, और जब वो ट्रेस आउट होता है तो उसमें भी ज़रूर हुकूमत की विल होती है, तभी इदारे काम कर रहे होते हैं। और यकीनन मैं अप्रिशिएट करूँगा CTD को भी, और CTD के साथ जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, रेंजर्स है,
उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इसको ट्रेस आउट करने के लिए बहुत अहम कामयाबी हासिल की, और इसमें जो वो उन्होंने एफ़र्ट्स ली, खुसूसन जो टेक्निकल उनकी असिस्टेंस थी हमारे CTD के लिए या हमारी पुलिस के लिए, वो भी बड़ी काबिल ज़िक्र हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की और CTD की और इंटेलिजेंस इदारों की कि उन्होंने फिल 4 विदिन अ कपल ऑफ डेज़, अ कपल ऑफ वीक्स उन्होंने ये ट्रेस आउट किया, इतना हाई प्रोफाइल किस्म का केस। और जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनको हम सदारती मेडल के लिए रिकमेंड किया है सिंध गवर्नमेंट ने, और जो भी इसमें हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, और उनको सदारती मेडल के लिए हम रिकमेंड। A lot of work involved in it. We are sure that there's a lot of work. We don't doubt that. वो सब कुछ तो बड़ा ठीक है, वो हो गया, लेकिन वो सब कुछ बाद में हुआ। इस धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो थी वो दोनों सूबे जो है वो घूमती रही, बारूदी मवाद जो था वो भरी हुई गाड़ी कराची की सड़कों पर चलती रही, मुलाकातें, रैकी, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। तो क्या ये जो हुआ ये इंटेलिजेंस और पुलिस की फेलियर आप इसको मानेंगे, इसको कहेंगे या नहीं? देखें, इसमें यकीनन ये आपका अहम क्वेश्चन है, और कराची जैसे शहर में इस किस्म की गाड़ी का चलना और मुसलसल 1-2 दिन तक ये रोमिंग करती रही है, 3 दिन तकरीबन कराची शहर में। इसमें मैं एक आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक बंदा जो शाह फहद है, जो कि इसका खुदकुश बमबार है, वो इसमें उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ी अहम बात है, और यूनिवर्सिटी का ये ग्रेजुएट है और यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट पास ऑन हुआ है। हमारी चाइनीज़ धमाका हुआ है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस की हैं तो काफ़ी ताने बाने वहाँ भी जा रहे हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे ग्रेजुएट्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना कि वो जाकर अपना मुस्तकबिल देखें, लेकिन एंटी स्टेट एलिमेंट्स में वो जा रहे हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यकीनन जो गाड़ी ली गई उसका भी आप अगर प्रोसीजर देखेंगे लीगल प्रोसीजर है, और जैसे आम आदमी लेता है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उसने बैंकिंग सेक्टर यूज़ किया है, बैंक से पैसे उनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं और शोरूम से लीगल तरीके से वो गाड़ी ली गई है। उसके बाद वो गाड़ी लीगल है, एक्साइज में उसने अपने नाम पर करवाई है जो खुदकुश बमबार है। उसके बाद वो यहाँ से हब गया है या बलूचिस्तान के किसी एरिया में गया है, और एक ख़ातून को उन्होंने यूज़ किया है, जो भी हमें अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, शी इज़ अरेस्टेड। और मुझे उम्मीद ये है कि काफ़ी चीज़ें उससे निकलेंगी कि उस खातून को क्यों यूज़ किया गया। और एक सेंटिमेंट्स भी होते हैं हमारे सिंधियों के, और यहाँ पर कराची में जो लोग हैं या पुलिस या रेंजर्स है, अगर कोई खातून होती है तो उसको थोड़ा माइल्डली चेक किया जाता है। तो ये हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खेलकर इन्होंने ये सब कार्रवाई की है। और आप अगर देखेंगे तो अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, अनलेस कि वो कोई जुर्म ना करे, पुलिस उसको टच नहीं कर सकती है। फिर वो किराया होता है कि भाई ये क्रिमिनल ही नहीं है, उसको क्यों रोका गया, क्या वजूहात थी, तो ये फिर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म की वाक़यात कम अज़ कम कराची जैसे शहर में ना हो। शुक्रिया आपका ज़ियाउल हसन लंजार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। All right, that's all the time we have. We're going to see you tomorrow. Yeah, match देखिएगा।